हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इन दोनों को ही अच्छे तरीके से नहीं पता होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानना बिल्कुल ही ज़रूरी है, खास करके महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए भी। खास करके महिलाओं के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि उनका जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी वाइटल और काफ़ी सेंसिटिव होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उनके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन केस इन फ्यूचर अगर किसी टाइप का इशू इस सिस्टम में होता है, किसी ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, तो डॉक्टर के पास जब भी जाएं तो डॉक्टर अगर उनको कुछ सलाह दे, कुछ उनको सजेस्ट करे, कुछ उनको बताएं, तो वो अवेयर हो और उनको अंडरस्टैंड कर पाए, वो समझ सके कि आखिर डॉक्टर उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना मेल और फीमेल दोनों को ही ज़्यादा जरूरी होती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादातर लोगों तक बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोगों को समझाना चाहता हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ताकि लोग अवेयर हो, लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता चले, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में पता चले, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में पता चले, ताकि लोग अवेयर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करूँगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के बारे में। सबसे पहले ओवरी के बारे में समझते हैं। ओवरी के बारे में इसलिए क्योंकि ओवरी जो होता है वो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, और ओवरी के अलावा जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सब के सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी के बारे में जाने तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं। हालांकि मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, और टेस्टिस ही क्यों होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फीमेल में ओवरी ही क्यों होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि टेस्टिस में जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उसी तरह से ओवरी में भी ओजेनेसिस यानी कि ओगोनिया सेल बनता है। और तो और टेस्टिस में वहाँ सेक्स हार्मोन बनता है लाइक टेस्टोस्टेरोन, उसी तरह से ओवरी में भी यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यानी कि सेक्स हार्मोन बनते हैं। सेक्स हार्मोन यहाँ पे बन रहे हैं, और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस ओवरी में हो रहा है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन जैसे हम लोगों ने देखा था, इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ टेस्टोस्टेरोन के बारे में खास करके, तो उसमें मैंने बताया था कि जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सेक्स हार्मोन होता है मेल के अंदर, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को बिल्ड करता है। लाइक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में जैसे कि प्यूबर्टी आने के बाद जो जो घटनाएं होती हैं, जैसे प्यूबिक हेयर आना, चाहे एक्सिलरी हेयर आना, चाहे दाढ़ी मूंछ आना, मसल्स बिल्ड हो जाना, एग्रेशन हो जाना बॉयज़ में, या फिर लो पिच से उसका वॉइस हाई पिच पे आ जाता है, तो ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, इस हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। उसी तरह से फीमेल में भी जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को जो डिसाइड करता है वो एस्ट्रोजन करता है। जो काम मेल में टेस्टोस्टेरोन कर रहा है वही काम फीमेल में एस्ट्रोजन करता है। जैसे कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर फीमेल में जो होती है, जो प्यूबिक हेयर आना, चाहे एक्सिलरी हेयर आना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, उनका वॉइस जो हाई पिच हो जाता है, बचपन में वो लो हो जाता है एडल्ट हो जाने के बाद, पूरे बॉडी पे हेयर आ जाना, तो ये सब क्या है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं फीमेल में। तो ये सब एस्ट्रोजन और ये सब जो हार्मोन निकलता है वो ओवरी से निकलता है, इसलिए ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ओवरी के बारे में थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में समझें तो ओवरी जो होता है वो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, आलमंड शेप का होता है। ये ओवरी 2 होते हैं, पेयर में होते हैं। जिस तरह से मेल में टेस्टिस 2 होता है, वहाँ पे आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन यानी कि बॉडी के बाहर होता है, लेकिन फीमेल में जो ओवरी होता है वो पेल्विक एरिया में होता है। ये यूट्रस के दोनों साइड से अटैच होता है लिगामेंट के थ्रू, और दोनों बाहर साइड से पेल्विक वॉल के थ्रू लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होता है। अब ये जो ओवरी होता है इसके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझे तो इसका जो आउटर कवरिंग होता है, आउटर लेयर होता है, यही जर्मिनल एपिथेलियम होता है। एक्चुअली यही ओगोनिया सेल बनते हैं जहाँ से एग का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसके अगर इंटरनल पार्ट के बारे में देखें तो इस पूरे पार्ट को स्ट्रोमा कहा जाता है, और स्ट्रोमा भी 2 पार्ट में होता है। इनर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं और बाहरी वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसी मेडुला में नर्व यानी कि ब्लड का जो वेसल्स होता है, आर्टरी हो गया, वेसल्स हो गया, यहीं पे नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होती है। और ये जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है इसी में एग का फॉर्मेशन होता है। एग जो बनता है यही बनता है, और आपने देखा होगा कि हर महीने एक ओवम यानी कि एक तैयार होता है। ये जो पूरा डेवलपमेंट होता है इसी कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होता है, इसी ओवरी के अंदर। इस ओवरी के पेरीफेरी से एक डक्ट निकलता है और ये यूट्रस में जाके ओपन हो जाता है, जिसको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब ओवरी चूंकि 2 होता है इसलिए फैलोपियन ट्यूब भी पेयर में यानी कि 2 होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है।
अगर हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में समझें तो इसमें भी 3 पार्ट होता है। एक जो पार्ट लोअर पार्ट होता है जिसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, उसके बाद एम्प्यूला होता है और उसके बाद फिर इस्थमस होता है। ये जो इनफंडिबुलम होता है इसका जो लोअर पार्ट होता है जो इस ओवरी के पेरीफेरी में है, इसमें आप देखोगे फनल शेप का होता है, जो कुप्पी होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद ये जो होता है ये इनफंडिबुलम का ही पार्ट होता है जिसको फिम्बरी कहा जाता है। एक्चुअली इसका काम होता है जब ओवरी में एग तैयार हो जाता है ना, तो इस ओवम को, इस एग को ये कलेक्ट कर लेता है और इस ओविडक्ट में डाल देता है। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें एम्प्यूला के बारे में, तो ये फुला हुआ पार्ट होता है। जो बायोलॉजी में जहाँ भी फुला हुआ पार्ट आपको दिखेगा ना, वो एम्प्यूला उसको बोलते हैं। तो इसको एम्प्यूला बोलते हैं। और एम्प्यूला वाइडर पार्ट होता है इस पूरे फैलोपियन ट्यूब का, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको इस्थमस कहा जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पे आप ध्यान समझिएगा, हर महीने ओवरी में ओवम तैयार होता है, यानी कि एक का फॉर्मेशन होता है, और ओवम तैयार होता है यानी कि एक तैयार होता है। और ये हर महीने अल्टरनेट ओवरी में होता है। जैसे कि मान लीजिए जनवरी महीने में इस ओवरी में एक का फॉर्मेशन हुआ है, तो फरवरी महीने में उस ओवरी में होगा, फिर मार्च में इसमें होगा, अप्रैल में इसमें होगा। अब होता क्या है, जो ओवम जो होता है वो मोटाइल नहीं होता है। अब ये ओवरी में ओवम तैयार होता है और ये फिम्बरी जो मैंने अभी बताया, उस ओवम को कलेक्ट करके इस फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है। तो इस फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, सिलिया होते हैं, और सिलिया जो होता है वो कंटिन्यू एक डायरेक्शन में इस ओवम को भेजता जाता है और इस एम्प्यूला में जाकर के रख देता है। अब ओवम तो यहाँ पे आ गया, इस फैलोपियन ट्यूब में जो सिलिया लगा हुआ है उसके माध्यम से। अब क्या होगा, आफ्टर क्वाइटस जो स्पर्म में तो मोटिलिटी होती है, क्योंकि उसमें फ्लेजला होता है, उसमें टेल होता है, वो मूव कर सकता है, उसमें मोटिलिटी होती है। तो आफ्टर क्वाइटस वेजाइना के थ्रू यूट्रस में जाता है, और यूट्रस के थ्रू होते हुए मान लीजिए कि इस महीने में इस ओवरी में जाकर के ओव्यूलेशन हुआ है, इस ओवरी में ओवम तैयार हुआ है, तो ये जब स्पर्म उस साइड वाले ओवरी में जाएगा, उस साइड वाले फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो वहाँ पे तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। अगर इस साइड वाले में जाएगा, तो अगर उसको यहाँ पे इस एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे अगर उसको ओवम मिल गया और ये स्पर्म इससे जाकर के फर्टिलाइज कर गया इसी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में जाकर के, एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक इसी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ जाके फर्टिलाइज करेगा और फिर वापस वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होगा और ब्लास्टोसिस्ट बन करके, एक एम्ब्रियो बन करके इस एंडोमेट्रियम में धंस जाएगा। अब एंडोमेट्रियम क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा जब यूट्रस के बारे में बताऊंगा। तो अब हम लोग समझते हैं इस यूट्रस के बारे में। अब जो यूट्रस होता है ये वन होता है, सिंगल होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, जो नाशपाती होता है ना, उल्टा नाशपाती कर दो उस शेप का होता है। इसके अगर ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको यूटेराइन फंडस बोलते हैं, और बीच में जो स्ट्रक्चर आपको पूरा खाली जगह दिखा उसको यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर जो सबसे इनर पार्ट होता है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये जो पेरीमेट्रियम होता है ये थिन होता है, बस एक कवरिंग होती है, और ये जो मायोमेट्रियम होता है ये काफ़ी टफ होता है, काफ़ी मजबूत होता है। जब पार्चुरेशन होता है यानी कि डिलीवरी होती है किसी फीमेल की, तो यही मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट लैक्स करते हैं, जिससे बच्चा वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। यही कॉन्ट्रैक्ट लैक्स करता है। अब इस एंडोमेट्रियम के बारे में समझे तो इसका रोल काफ़ी ज़्यादा है। वो होता क्या है कि इस ओवरी में, जो मैंने बताया ओवरी में हर महीने ओव्यूलेशन होगा, हर महीने ओवम तैयार होगा, ओवम का डेवलपमेंट होगा। जब ओवम का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, जो एस्ट्रोजन के बारे में मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। ये एस्ट्रोजन कंटिन्यू निकलते हैं और इस एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाते हैं, यानी कि इसका प्रोलिफरेशन करते हैं, यानी कि इसको मोटा बनाते हैं, ताकि अगर फर्टिलाइज हो और ये बच्चा बने, एम्ब्रियो बने, तो इस एंडोमेट्रियम में ही धंस सके। धंसेगा तभी तो जाकर के वहाँ इम्प्लांट होगा, तभी तो वहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और जब ओव्यूलेशन होता है तो वहाँ से एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस एंडोमेट्रियम वाले पार्ट को सिक्रेटेड बनाता है, ताकि उसमें सिक्रेशन हो, ताकि उस बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके, ताकि वो बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो गई ना तो वो बच्चा ठहर नहीं पाएगा, कंसीव कोई भी फीमेल नहीं कर पाएगी। इस प्रोजेस्टेरोन का यही रोल होता है, इसको सेक्रेटरी बना के रखना इस एंडोमेट्रियम को। वहीं अगर देखें कि अगर क्वाइटस हुआ और स्पर्म जाकर के एक से मिला और उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, या फिर हो सकता है कि क्वाइटस हुआ चाहे नहीं हुआ, एक और स्पर्म का मिलाप नहीं हुआ, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कंसीव नहीं कर पाएगी वो लेडी। यही फिर बाद में जाकर के ये जो एंडोमेट्रियम है जिसमें प्रोलिफिकेशन यानी कि इसका दीवार को जो मोटा बनाया गया है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, यही फिर झड़ता है, सेड ऑफ होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। हर महीना मेंस्ट्रुएशन आता है इसी वजह से। अगर वो लेडी कंसीव कर जाती है तो ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, जो उस बच्चे को न्यूट्रिशन देती है, उस बच्चे को उसमें, चूँकि उस बच्चा का जो उसका फीटस का यानी कि जो एम्ब्रियो है उसका जो उसमें इम्प्लांट हुआ है उसी के कारण हुआ है। अगर उसमें इम्प्लांट नहीं होगा तो वो झड़ेगा, सेड ऑफ होगा, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये हर महीना आता है 28 दिन पे, 29 दिन पे।
तो ये हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के बाद। अब इसी यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, और यही सर्विक्स थोड़ा सा नैरो हो जाता है नीचे जाकर के, जिसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, और उसके बाद फिर वेजाइना मिलता है। अगर बर्थ कैनाल के बारे में समझे तो यही सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल को बर्थ कैनाल बोलते हैं। एक्चुअली इसी माध्यम से बच्चे का पार्चुरेशन, बच्चे की डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ होता है इसी के माध्यम से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो आप तक पहुँच सके। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मैं एक बार बता दूं, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप बायोलॉजी के अलग चैनल पे चले जाओगे और वहां पे आप वीडियो बायोलॉजी का देख सकते हो, नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।